19 मई 2020 भारत में कोरोना के नाम से की गई तालाबंदी का आज चौथा चरण और चौथे चरण का भी तीसरा दिन। पूरे भारत में कहीं जंग जारी है मजदूरों की आवाजाही को लेकर, और कई सरकारें आपसी तालमेल न होने की वजह से या कोई स्पष्ट नीति न होने की वजह से दुकानें खोलने, ना खोलने, बंद करने, कारखाने चालू करने, इन सब उलझनों में लगी हुई है। जबकि दूसरी ओर हमारे बराबर के ही पड़ोस के देश में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि 24 घंटे सभी दुकानें और मॉल खोले जा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं विश्व की हलचल की। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हलचल में जो सबसे गर्म मुद्दा है वो है इजराइल के तेल अवीव में चीन के राजदूत का मृत पाया जाना। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो हार्ट अटैक से अपने बिस्तर पर ही मृत पाए गए, लेकिन क्योंकि उससे एक दिन पहले माइक पोम्पियो वहां गए थे और उन्होंने इजरायली नेताओं को और वहां के तंत्र को सलाह दी थी, साथ में शायद हो सकता है दबाव भी बनाया हो कि वो लोग चीन के साथ और चीन बहुत ज़्यादा सहयोग ना करें, चीन को अपना हाइफू बंदरगाह ना दें, वहाँ जो 300 किलोमीटर की उनकी सड़क बनाने का ठेका है वो चीन को ना दें। उसके अलावा यूक्रेन से फरवरी में जो राजदूत महोदय गए थे, इनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के बहुत बड़े आलोचक थे। खैर, इन साजिशों के और इस शोर शराबे के बीच में चीन ने जरूर एक कदम उठाया है। उसने इजराइल की अथॉरिटीज को मना कर दिया है कि वो राजदूत महोदय की डेड बॉडी को चीन ना भेजें, वहीं रखें। और चीन का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, या आप कह सकते हैं कि जांच दल, तेल अवीव पहुंच गया है, जो वहां पर इस चीज की जांच करेगा कि क्या राजदूत की मृत्यु संदिग्ध अवस्था में हुई है, जैसा कि कुछ लोग शक कर रहे हैं कि उनकी मृत्यु किसी हत्या का परिणाम भी हो सकती है, और ऐसा अक्सर एजेंसियां करती रहती हैं। चूंकि चीन के राजनीतिक जांच दल को इजराइल द्वारा अपने यहां स्वीकार किया जाना, इसको अगर कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो इसको कह सकते हैं कि इजराइल ने चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं। बाकी जो भी हो अच्छा हो, लेकिन किसी की जान ना जाए, क्योंकि मरने वाला किसी का पिता भी होता है, किसी का पुत्र भी होता है। उसके अलावा जो दूसरी सबसे अहम खबर है उसमें यह था कि कल इटली की संसद में बिल गेट्स की गिरफ्तारी की मांग की गई थी और इल्जाम लगाया गया था कि वो भारत और पाकिस्तान जैसे देशों की जनता को गिनी पिग बनाते हैं, यानी अपनी दवाइयों के और अपने वैक्सीनेशन के प्रशिक्षण के लिए भारत और पाकिस्तान की जनता का या गरीबों का उपयोग करते हैं, और वो भी उनको बिना बताए। हालांकि इस बात की पुष्टि तो नहीं कर सकते हम, लेकिन क्योंकि संसद में कहा है और एक यूरोप की जिम्मेदार सांसद ने कहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। उसी आवाज की प्रतिध्वनि में समझ लें, या माहौल ऐसा उठ गया है कि अमेरिका के बहुत से शहरों में और यूरोप के बहुत से शहरों में बिल गेट की गिरफ्तारी को लेकर मांग शुरू हो गई है, और माना यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि बिल गेट मानवता का दुश्मन है और कोरोना के पीछे उसकी साजिश तो नहीं है। ऐसा शक करने वाले भी बहुत से लोग हैं। आगे जो भी होगा, कुल मिलाकर तो सबसे ज्यादा पैसे वाला है, और पैसे का खेल तो आप जानते ही हैं कैसा होता है।
बाकी तो ये सब हलचलें हैं, इंडो पैसिफिक रीजन हो या चीन और अमेरिका के बीच में शुरू हो चुकी कोल्ड वार हो, इनके ऊपर बहुत से आर्टिकल और बहुत से आलेख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपे हैं। तो अभी एक मैगजीन में मैं देख रहा था, उसमें उसने बहुत अच्छा कार्टून बनाया हुआ है। एक बहुत बड़ा कोरोना की बॉल है जिसके एक तरफ से शी जिनपिंग धक्का दे रहे हैं, दूसरी तरफ से ट्रंप दे रहे हैं, और उसका शीर्षक था कोल्ड वार बिटवीन यूएस एंड चाइना। और इस शुरू हो चुके युद्ध में जो प्रोपेगेंडा का जो पक्ष है या मीडिया के थ्रू झूठ फैलाकर पब्लिक का माइंडसेट चेंज करने का जो पक्ष है, उसमें अमेरिका हावी हो रहा है। लेकिन जो दूसरा युद्ध है या दूसरा संभावित युद्ध है, उसमें कहा जा रहा है कि चीन बहुत आगे बढ़ेगा। बाकी तो ईश्वर बेहतर जानता है, लेकिन हमारे लिए सबसे चिंता का विषय यही है कि हम कहां खड़े होते हैं। क्योंकि अगर जूते में एक छोटी सी भी कंकर हो जाए तो आदमी को चलने में दिक्कत महसूस होती है। हो सकता है चीन हमें विभिन्न माध्यमों से संकेत दे रहा हो कि हम हमारी ही स्थिति में और हमारी मर्यादा में रहें। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि नेपाल ने भारत नेपाल सीमा पर अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं और कल उसने गोलियां भी चलाई और लाठीचार्ज भी किया, जिससे भारत से जाने वाले मजदूरों को खदेड़ा जा सके। इस सब का बहाना क्या है? इस सब का बहाना वो है जो हमने 22 किलोमीटर की एक सड़क बनाई है, जिस पर नेपाल ने ऐतराज जताया है और नेपाल का कहना है कि ये सड़क उसके क्षेत्र में बनी हुई है। लेकिन 2016 से ये सड़क बनाई जा रही थी। अब उद्घाटन करने के बाद ही नेपाल को क्यों याद आया कि उसके क्षेत्र में बनी है, या एकदम वो कैसे हावी हो गया कि वहां तक अपनी सीमाएं, अपनी सुरक्षा बल लेकर आ गया। हालांकि ये सब कुछ 2014-15 से शुरू होता है, जब से हमारी ये नई सरकार आई है और हमारी नई विदेश नीति और नई नीतियां आई हैं। उसका सबसे पहला कारण तो ये रहा कि हमने सार्क को लगभग खत्म कर दिया। हमारे पड़ोस में हमने जितने भी अच्छे संबंध बनाए हुए थे, हमने अपना पड़ोस बिगाड़ लिया, जबकि होना ये चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि घर का दूर पड़ोसी नेड़े, तो हमने अपने पड़ोस को पहले बिगाड़ लिया और दूर वालों से हमने मोहब्बत बनानी शुरू कर दी, चाहे जो हजारों मील दूर बैठे हो, क्योंकि हमारी सोचने की ताकत खत्म कर दी गई। रोज सुबह हमें हिंदू मुस्लिम का एजेंडा दे दिया जाता है। रोज सुबह हमें बता दिया जाता है कि आज कांगो में मंदिर बना है, इसलिए आप सारा दिन उस मंदिर को याद करके भजन कीर्तन करते रहो। हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम जब विदेश नीति की बात करना शुरू करते हैं तो हमें इजराइल, अमेरिका, फिलिस्तीन, सीरिया वहां तक दौड़ा दिया जाता है, लेकिन हमें भुला दिया जाता है कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब हमारे पड़ोस में हैं और इनका अगर पत्ता भी हिलता है तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। नेपाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि नेपाल वो देश है जिसने दक्षिण एशिया की सबसे पहली राजनीतिक शरण अपने यहाँ दी थी और उस राजनीतिक शरण के लिए उसने अंग्रेजों से भी टकराव लेना स्वीकार कर लिया था। महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी माता जिंद कौर जब कैद कर ली गई तो एक मुस्लिम महिला ने उनकी जगह महारानी के कपड़े पहने और उन्हें नौकरानी बनाकर कैद से बाहर निकाल दिया। वहां से निकलने के बाद वो सीधा काठमांडू गई और काठमांडू में नेपाल राजघराने ने उनको ससम्मान इज्जत सहित अपने यहाँ राजनीतिक शरण दी। उसके पीछे एक कारण ये था कि जब महाराजा रंजीत सिंह का कांगड़ा के हिंदू राजाओं से युद्ध हुआ था, तब उन्होंने अपने यहाँ काम कर रहे गोरखाली सैनिकों का बल देखा था
उनकी बहादुरी देखी थी। और उसके बाद उन्होंने नेपाल राजघराने से समझौता किया था कि गोरखा योद्धा और गोरखा सैनिक महाराजा की सेना में भी काम कर सकते हैं। तब से गोरखा रेजिमेंट अहले हिंदुस्तान का हिस्सा बनी रही। आज हमारी इन्फेंट्री की एक अच्छी ताकत आप मान सकते हैं। उसके अलावा एक रेजिमेंट गोरखाली की ब्रिटिश के पास भी है। 1947 के समझौते के अनुसार जिस प्रकार पाकिस्तान सिख या पंजाब रेजिमेंट नहीं बना सकता और हम बलोच, पठान या किसी मुस्लिम नाम की रेजिमेंट नहीं बना सकते, उसी प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर यह प्रतिबंध है कि वो गोरखाओं की भर्ती अपने यहाँ नहीं कर सकता। हाँ, अगर कल को चीन की सेना में गोरखाली सैनिक भर्ती होने लगते हैं तो हमारे लिए यह चिंता का विषय होगा और इस चिंता से हमें अभी से अवगत हो जाना चाहिए। इसके अलावा एक अहम मुद्दा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जहां हमारा बहुत स्टेक लगा हुआ है, जहां की पार्लियामेंट हमने बनाई है, वहां की हलचल हमारे लिए आज की डेट में भी दुखदाई है। भविष्य का तो ईश्वर बेहतर जानता है, लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका ने तालिबान के गुट से समझौता कर लिया है और अपने सैनिक बाहर निकाल रहा है और वो तालिबान फिलहाल गनी सरकार को सीधी चुनौती भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है। विस्तार से इस पर बात करेंगे थोड़ी देर।